नीचे देख। हेलो। चलो, एम आई ऑडिबल? सॉरी बच्चों, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है ना, कभी कभी रेगुलर नहीं होती है। बट टेक्नोलॉजी, उसका फायदा है तो थोड़ा सा नुकसान भी है। चल स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। फिर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं JIGL, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, है ना। अब इसमें ये जो भारी भारी शब्द दिए हैं कि बोले यार ये जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, ये जनरल लॉ से क्या मतलब है ना। तो बोले ये है क्या। सबसे पहले अपन इन चीजों का नॉलेज ले रहे हैं कि भाई ये जूरिस्प्रूडेंस वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरप्रिटेशन वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या है, ये जो जनरल लॉ वर्ड दिया है इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस अगर हम देखें तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ। एक होता है बेटा स्टडी ऑफ लॉ, एक तो क्या होता है स्टडी ऑफ लॉ होता है, एक होता है स्टडी ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ। तो जुरिस्प्रूडेंस का मतलब स्टडी ऑफ लॉ नहीं होता है। जुरिस्प्रूडेंस के अंदर स्टडी ऑफ लॉ तो आता ही है, बट बेसिकली जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ। बोले यार स्टडी ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ मतलब क्या। तो बोले लॉ बनाने के पीछे जो साइंस है, लॉ बनाने के पीछे जो रीजंस है, लॉ बनाने का जो ऑब्जेक्ट है, लॉ क्यों बनाया, किसने बनाया, काहे के लिए बनाया, क्या कमी हो रही थी, क्या प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन देने के लिए लॉ बनाया, ये सारी चीजों की जब स्टडी की जाती है तो उसे बोला जाता है क्या, जूरिस्प्रूडेंस। फिर समझना, जैसे अगर हम कंपनी लॉ की स्टडी कर रहे हैं, है ना? अगर हम काहे की स्टडी कर रहे हैं बेटा, कंपनी लॉ की स्टडी कर रहे हैं सपोज, तो अगर मैं कंपनी लॉ की स्टडी कर रहा हूं तो बेटा कंपनी लॉ के अंदर कितने सेक्शन हैं, 470 सेक्शन। जब मैं एक एक सेक्शन पढ़ता हूं, उस सेक्शन के प्रोविजंस को समझता हूं, उन सेक्शंस को अच्छे से इंटरप्रेट करता हूं, वो होता है स्टडी ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ को पढ़ना, लॉ को समझना, उनके प्रोविजंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये होता है स्टडी ऑफ लॉ। बट जुरिस्प्रूडेंस के अंदर स्टडी ऑफ लॉ तो आएगा ही, बट जुरिस्प्रूडेंस का बेसिक मतलब होता है स्टडी ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉ। अब बोले बेसिक्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, तो बोले लॉ को बनाने के पीछे जो साइंस है, लॉ को बनाने के पीछे जो प्रोविजंस बनाने के पीछे, सेक्शंस बनाने के पीछे जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, जब उस पर्पस की, जब उस ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है तो वो कहलाता है बेटा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस मतलब क्या होता है, अरे यार जूरिस मतलब होता है किसी फील्ड का एक्सपर्ट। जूरिस्ट मतलब वो राइटर होते हैं, वो बड़े बड़े विद्वान होते हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को घोट के पी रखा है, जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर रखी है। जैसे एज अ CS हम भी कंपनी लॉ के क्या बनने वाले हैं, एक्सपर्ट। तो हम भी जूरिस्ट बन सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन सकते। तो जूरिस्ट के अंदर होता क्या है, जूरिस्ट के अंदर वो पर्सन आते हैं जो एक्सपर्ट हैं किसी लॉ के।
एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब वही लॉ की एक्सपर्टाइज की स्टडी करना। वो व्यक्ति लॉ को बिल्कुल छान देते हैं, बिल्कुल खंगाल देते हैं, वो जुरिस कहलाते हैं। और जुरिस्प्रूडेंस के अंदर हम लॉ के बेसिक्स की स्टडी करते हैं, लॉ के पीछे का जो साइंस है, लॉ का जो फाउंडेशन है, उसी की स्टडी को क्या कहा जाता है बेटा? जुरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ठीक है, अब इसका हमें चैप्टर है, जब हम चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे तो हमें कौन मिलेगा? हमें जुरिस्प्रूडेंस मिलेगा, है ना। हमारा पहला चैप्टर ही जो है वो किस नाम से दिया हुआ है? जुरिस्प्रूडेंस के नाम से दिया हुआ है ना। तो ये जो हमारा पहला ही चैप्टर है, सोर्स ऑफ लॉ, इसमें हमें पूरा जुरिस्प्रूडेंस के बारे में ही बताया गया है। इसमें हमें यही बताया गया है कि भाई जुरिस्प्रूडेंस होता क्या है, उसी की अपने को प्रॉपर तरीके से क्या करनी है? स्टडी करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक बताया, मैंने आपको सिंपल वर्ड में बताया, अभी डिटेल नहीं बताया। सिंपल वर्ड में ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि लॉ बनाने के पीछे जो रीजंस था, लॉ बनाने का जो ऑब्जेक्ट है, लॉ बनाने का ऑब्जेक्ट, लॉ के एक एक सेक्शन, एक एक प्रोविजंस को बनाने के पीछे क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है, लॉ मेकर्स लॉ बनाकर क्या चीज हासिल करना चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, इन सब की जब स्टडी की जाती है उसे बोला जाता है बेटा ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हमें जो पहला चैप्टर मिलेगा वो है ही किसके बारे में? ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। हमें जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो है ही किसके बारे में? ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो हम इसके अंदर देखेंगे कौन कौन ज्यूरिस्ट हैं, स्टडी कैसे की जाती है, अलग अलग विद्वानों ने लॉ की स्टडी करने के लिए अपनी अलग अलग तरीके से क्या दी हुई है? डेफिनेशंस दी गई है। हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड वर्ड है, हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है इंटरप्रिटेशन, है ना। उम्मीद आपको ज्यूरिस वर्ड समझ में आया होगा। प्लीज अर्पण, श्रुति और अभिषेक, है ना, बोलते जाओ यार, बोलते जाओगे ना थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, वेरी गुड। तो थोड़ा सा एक्टिव रहो बेटा, एकदम चुप बैठे रहोगे ना तो नहीं मजा आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे तो आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि बेटा देखो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं या अकाउंट्स करते हैं ना तो अपने हाथ चलते रहते हैं, अपन लिखते रहते हैं। ठीक है, बट यहाँ यहाँ तो तुम मेरे को सुन रहे हो केवल, है ना। तो भाई अपने को है ना क्लास को प्रवचन जैसा नहीं बनाना। मेरी आदत नहीं है कि मैं प्रवचन देकर जाऊं और केवल बच्चे उसे सुनते रहें। ठीक, हम हमेशा पढ़ने के साथ साथ क्या करते रहते हैं? रिवाइज। बेटा रिवाइज करने का फायदा होता है क्योंकि बोली हुई चीज सबसे ज्यादा याद रहती है। आपने अगर कोई मूवी देखी है, हाँ देखी है, धुरंधर देख के आए हैं, बोले देख कर आए हैं, क्या उसकी स्टोरी सुना सकते हो? सुना देंगे ना यार। क्यों सुना देंगे? बेटा आपने वो स्टोरी देखी है। एंड बिलीव मी, गूगल करके देख लेना, देखी हुई चीज सबसे ज्यादा याद रहती है। सबसे ज्यादा याद ही हमें कौन सी चीज रहती है? देखी हुई चीज रहती है। तो अगर मैंने किसी चीज को देखा है मतलब मैंने उसे जिया है, मैंने उसे पिक्चराइज किया है। आप सुना दोगे, टूटी फूटी स्टोरी सुनाओगे लेकिन सुना दोगे धुरंधर। क्या उसके गाने सुना सकते हो? नहीं यार, गाने नहीं सुना पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमने वो गाने गुनगुना लिए हैं, बोल लिए हैं, अरे किसके साथ गुनगुनाया इससे मतलब नहीं है, वैसे भी तुम्हारा त्योहार चल रहा है, विसर्जन चल रहा है, तो किसके साथ गुनगुनाया इससे मतलब नहीं, बट अगर मैंने गाने बोल लिए हैं तो मैं गाना सुना सकता हूं। मैं अभी डिस्क्राइब कर सकता हूं कि धुरंधर मूवी के अंदर रणवीर सिंह का गेटअप कैसा था। पठानी सूट पहन रखा है, बड़े बड़े बाल है, क्योंकि मैंने देखा है। देखी हुई चीज बेटा सबसे ज्यादा याद रहती है। लेकिन मैं धुरंधर के डायलॉग नहीं सुना पाऊंगा, मैं वही डायलॉग सुना पाऊंगा जो मैंने एक दो बार बोल दिया है। मैं वही गाने सुना पाऊंगा जो मैंने गुनगुना लिए हैं। गुनगुना लिया है मतलब बोल दिया है। भाई बोली हुई चीज दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा याद रहती है, पहले नंबर पे तो देखी भी रहती है, एंड तीसरे नंबर पर होता है बेटा सुनी हुई चीज सबसे कम याद रहती है। आज
रहमान डकैत का डायलॉग बोल के सुना दोगे? रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अरे बोल लिया एक दो बार, याद हो गया, बोल सकता हूं मैं। बट अगर मैंने केवल सुना था, मैं नहीं बोल सकता, याद ही नहीं। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है बेटा, जितने सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं अपन बोलते जाएं, रिवाइज करते जाएं। खासकर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप बोलो, अपनी जगह बैठ के बोलो, लिखना है चैट बॉक्स के अंदर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड इसके अंदर होता है बेटा इंटरप्रिटेशन। बोले यार इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मतलब होता है टू फाइंड आउट ट्रू मीनिंग। है ना? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग, सही अर्थ जानना। बोले इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अब लॉ, लॉ तो किसने बना दिया? गवर्नमेंट ने बना दिया, है ना। अब लॉ बनाते समय उन्होंने कई सारे वर्ड यूज करे, लॉ बनाते समय उन्होंने कई सारे फ्रेज यूज करे, लॉ बनाते समय उन्होंने कई सारे सेंटेंस यूज करे। अब जो वर्ड होते हैं जो लॉ में लिखे हुए हैं, जो फ्रेजेस होते हैं जो लॉ में लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस होते हैं जो लॉ में लिखे हुए हैं, कई वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका सिंगल मीनिंग होता है, बट कई वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका एक से ज्यादा मीनिंग होता है। ओ भाई डबल मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बट होते हैं डबल मीनिंग भी, कई बार होती है चीजें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लॉ में ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे कोई फ्रेज लिखे हुए हैं, ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये वर्ड लिखने का, ये वर्ड का मतलब क्या है, बोले समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब, मे बी पॉसिबल दैट वर्ड इज कैरिंग मोर देन वन मीनिंग। अब अगर उस वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग है तो मुझे नहीं समझ पड़ रहा है कि लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं। यार एक एग्जांपल लेते ना, अपने को जल्दी समझ में आएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है? प्लांट। चलो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर कि प्लांट का मतलब क्या होता है। बताओ बताओ। चलो कौन सा वर्ड दिया है? प्लांट, है ना। अब प्लांट का मतलब तो, अगर ट्री वाला प्लांट भी होता है, पौधा होता है, एंड प्लांट का मतलब मशीन वाला प्लांट भी होता है। अरे हम बोलते हैं ना प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट की स्पेलिंग वही है, एंड हम बोलते हैं ना प्लांट एंड ट्रीज, तो भी प्लांट की स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है। अब ये वर्ड यूज हुआ है, कौन सा वर्ड है? प्लांट, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं कि प्लांट का मतलब पेड़ पौधे वाला प्लांट भी होता है, प्लांट का मतलब मशीन, सॉरी मशीन वाला प्लांट भी होता है। अरे भाई फैक्ट्री को भी प्लांट बोलते हैं कि मैं प्लांट पे जा रहा हूं, प्लांट पे जा रहा हूं मतलब मैं अपनी फैक्ट्री पे जा रहा हूं। तो अब लॉ के अंदर जो वर्ड्स दिए हैं, फ्रेज दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, उनका अगर एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है, जैसे प्लांट का मतलब फैक्ट्री से भी होता है, प्लांट का मतलब पौधे से भी होता है, प्लांट मतलब मशीन भी होती है, तो अगर लॉ के अंदर प्लांट वर्ड यूज हुआ है तो उसका मीनिंग में क्या लूं? एक्चुअली क्या कहना चाहता है लॉ मेकर कि प्लांट का मतलब क्या है? यहां मुझे जरूरत लगती है इंटरप्रिटेशन की। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब यही होता है टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग, कि भाई ये वर्ड जो यूज हुआ है इसका सही मतलब क्या है, ये फ्रेज जो यूज हुआ है इसका सही मतलब क्या है, ये सेंटेंस जो यूज हुआ है इसका सही मतलब क्या है। वो ट्रू मीनिंग जब फाइंड आउट किया जाता है,
उसे बोलते हैं क्या करना बेटा, इंटरप्रिटेशन करना। तो हम क्या करते हैं, बोले यार प्लांट वर्ड यूज हुआ है किसके साथ, ट्री के साथ, तो यार यहाँ प्लांट का मतलब पौधे से है। अगर प्लांट वर्ड यूज हुआ है किसके साथ, मशीन के साथ, तो प्लांट का मतलब मशीन से है। मेरी बैलेंस शीट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये बता रहा हूं कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर ये बता रहा हूं कि मैंने इतने गमले लगा रखे हैं, इतने पौधे लगा रखे हैं। नहीं, मैं अपने प्लांट में रोज पानी देता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मशीन में पानी डाल रहा हूं। इसका मतलब यही ना, मैं अपने पौधे में पानी डाल रहा हूं। समझना पड़ता है ना। चलो अब मैं दो सेंटेंस देता हूं, उनका इंटरप्रिटेशन करके बताना, है ना। देखते हैं तुम्हारा नॉलेज भी, बट बताना प्लीज। देखो क्या बोला है, राहुल आया मेरे पास, है ना। राहुल आया मेरे पास, क्या, मेरे पापा की 25वीं शादी की सालगिरह है, तेरे को पार्टी में आना है। माय फादर्स 25th मैरिज एनिवर्सरी इज देयर। राहुल का यह कहना है मेरे पिताजी की 25वीं शादी की सालगिरह है। या राहुल को यह कहना चाहिए कि पापा की शादी की 25वीं सालगिरह है, पापा की मैरिज की 25th एनिवर्सरी है। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, बताओ चलो जल्दी से। भाई राहुल कह रहा है मेरे पापा की 25वीं शादी की सालगिरह है, या राहुल ये कह रहा है मेरे पापा के शादी की 25वीं सालगिरह है। दोनों में से क्या सही है, दोनों में से तुमको क्या अच्छा लग रहा है, तुम कौन सा इंटरप्रिटेशन सही मानते हो, चलो बोलो। हाँ, अर्पण ने कहा शादी की 25th एनिवर्सरी, वेरी गुड। और तो यार सही तो यही है ना, शादी की 25th एनिवर्सरी की 25th मैरिज की एनिवर्सरी। यार 25th मैरिज की एनिवर्सरी मतलब तो क्या हो गया, पापा ने 25 शादी की है। नहीं भाई, नहीं किए। एक ही के बाद इंसान खुश हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं, 25 करने की जरूरत नहीं है। ये होता है इंटरप्रिटेशन। आपने देखा होगा जनरल लाइफ के अंदर, आपके भी फ्रेंड या कोई रिलेटिव घर पे आता है, वो यही बोलता है 25वीं शादी की सालगिरह। अबे 25वीं शादी की सालगिरह नहीं है, शादी की 25वीं सालगिरह है, 25th मैरिज एनिवर्सरी। तो यही तो होता है इंटरप्रिटेशन, कि क्या लिखा है उसे सही तरह से पढ़ना, उसे सही तरह से समझना, समझने के बाद कंप्लाई करना। तो हमें इस मॉड्यूल के अंदर, इस स्टडी के अंदर इंटरप्रिटेशन करना सिखाया जाएगा कि लॉ को पढ़ते समय हमें उसे किस तरह से इंटरप्रीट करना चाहिए, उसका मीनिंग किस तरह से निकालना चाहिए। कहीं अगर कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो रहे हैं, तो मैं कैसे काम करूं, यही चीजें हमें इंटरप्रिटेशन के अंदर सीखनी है। तो हमारा जो तीसरा बड़ा चैप्टर है ना, हमारा जो तीसरा बड़ा चैप्टर है ब्रो, उसका नाम ही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट्स। स्टेच्यूट्स मतलब होता है बेटा लॉ। स्टेच्यूट्स मतलब क्या होता है, लॉ। और इंटरप्रिटेशन मतलब क्या बोला मैंने, कि वर्ड का क्या जानना, ट्रू मीनिंग। एंड इंटरप्रिटेशन हमें बहुत काम आता है बेटा, इंटरप्रिटेशन हमें बहुत काम आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमें लॉ के प्रोविजंस को ही क्या करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो इंटरप्रिटेशन तो हमें बहुत काम आता है। इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा काम की चीज है, सबसे ज्यादा काम की चीज है इंटरप्रिटेशन। ये क्लियर हुआ। तो हमें ये चैप्टर है, देखो आप कितना बड़ा चैप्टर दिख रहा है, इसमें सब बताएं कि जहां मे वर्ड यूज होता उसका मतलब क्या, शेल वर्ड यूज होता उसका मतलब क्या, एंड वर्ड यूज होता उसका मतलब क्या, और वर्ड यूज होता उसका मतलब क्या। देखो होता क्या है बेटा, कि हम सीएस बन जाएंगे, यार लॉ तो वो का वही नहीं रहेगा हमेशा। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैंने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था,
हाँ, मैंने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा था। फिर 2013 में हम सब के ऊपर एक बिजली गिरी, और क्या हुआ कि कंपनीज एक्ट 1956 हटा दिया, नया लेकर आ गए कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने नया कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए फिर से क्लास ज्वाइन करी हो, फिर से सब किया हो। भाई किसी का भी पढ़ा हुआ नहीं था वो तो। बट क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन की टेक्निक्स मालूम है, हमें ये मालूम है कि लॉ को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो हम कोई सा भी लॉ पढ़ सकते हैं। तो ये एग्जाम में तो कम से कम 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, बट उसके साथ साथ इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमें वो चीजें सिखाई जाती है जो एक लॉ को पढ़ने में, लॉ को समझने में, लॉ को इंटरप्रेट करने के अंदर काम आती है, जो बेसिक चीज है और बहुत जरूरी चीज है। ये समझ में आया है ना? चलो एक एग्जांपल और देखे देखते हैं। जैसे अगर लिखा है मेंबर्स एंड लिखा है मेंबर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स? बताएं अभिषेक, अर्पण, क्या इनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस है? हाँ, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो वर्ड आता है मेंबर, तो वहां एक पर्सन से भी काम चल जाता है। बट जब वर्ड लिखा है मेंबर्स, तो वहां दोनों चाहिए, कम से कम दो जने चाहिए। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। सिंगुलर है मतलब मेंबर लिखा है, वहां एक से भी काम चल जाएगा। बट जब मेंबर्स लिखा है, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल, मतलब कम से कम दो जने तो चाहिए, मतलब एक से काम नहीं चलेगा। जैसे कहीं लिखा है शेयर्स, है ना? तो शेयर्स का मतलब आप समझते हो। अब शेयर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो भाई ये किसकी बात कर रहा है? इक्विटी की बात कर रहा है कि प्रेफरेंस की? क्योंकि इक्विटी भी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस भी शेयर्स हैं। तो वहां इंटरप्रीट किया जाता है कि जब केवल कौन सा वर्ड लिखा है शेयर्स, इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स। बट अगर इक्विटी शेयर्स लिखा है तो केवल इक्विटी है, प्रेफरेंस के बारे में बात नहीं हो रही है। केवल प्रेफरेंस लिखा है तो केवल प्रेफरेंस है, इक्विटी के बारे में बात नहीं हो रही है। ये होता है इंटरप्रिटेशन, कि किस वर्ड को किस तरह से समझना और उसे उसके बाद क्या करवाना, एप्लीकेबल करवाना, कंप्लाई करवाना, यही इंटरप्रिटेशन होता है। एंड बेटा, जितने आपके चैप्टर हैं इस स्टडी मटेरियल में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्या? इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमें यह सिखाया जाता है कि लॉ को पढ़ते कैसे हैं, लॉ को समझते कैसे हैं, ये बताया जाता है। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आता है, और एग्जाम में भी इसका कम से कम 8 नंबर का, 8 मार्क्स का क्या है, वेटेज। तो मतलब जो दो मतलब जो हमारा एक्ट का नाम है उसमें से जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनका पूरा पूरा एक चैप्टर दिया है। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक चैप्टर और ये इंटरप्रिटेशन का एक चैप्टर, दोनों चीजें दी हुई है हमें। तीसरा है हमारा जनरल लॉ। जनरल लॉ मतलब जो जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपके ऊपर भी हो रहा है, मेरे ऊपर भी हो रहा है, कंपनी के ऊपर भी हो रहा है, फर्म के ऊपर भी हो रहा है, ट्रस्ट के ऊपर भी हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर भी हो रहा है, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, वो होता है जनरल लॉ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अबे ये तो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है। अरे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कोई भी करे, जनरली उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंप्लाई करना ही है। तो हमें इस तरह से क्या दिए हुए हैं, जनरल लॉ दिए हुए हैं, और हमें टोटल मान के चलो कितने लॉ पढ़ने हैं, 18 लॉ इसके अंदर पढ़ने हैं।
टोटल हमें कितने लॉ दिए हुए हैं? 18 लॉ इसके अंदर दिए हुए। ये समझ में आया? तो जूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ के बेसिक्स की स्टडी करना। इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ में जो वर्ड दिए हैं, फ्रेज दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, उनका ट्रू मीनिंग जानना कि लॉ मेकर्स कहना क्या चाहता है। एंड जनरल लॉ मतलब जो जनरली हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, अगर वो व्यक्ति वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो। जैसे कंपनीज एक्ट केवल कंपनीज पे लगता है, आपके और मेरे ऊपर नहीं लगेगा। पार्टनरशिप एक्ट भी एक तरह से स्पेसिफिक लॉ है जो केवल पार्टनरशिप फर्म पे लगेगा और किस पे नहीं लगेगा। बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जब भी फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा लग जाएगा। सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब हमारे पास 18 लॉज हैं, बट मैं आपको सारे लॉ नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्हें दुनिया से उठा लिया गया है। दुनिया से नहीं मेरे बच्चे, सिलेबस से हटा दिया गया है। जैसे लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जिसे हम बोलते थे सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। इंस्टीट्यूट को एट द एंड रियलाइज हुआ कि यार फाउंडेशन में भी मतलब CSET में भी यही पढ़ाऊं, फिर यहाँ पे भी यही पढ़ाऊं, तो एक ही बार अच्छे से पढ़ा देना यार। तो सोगा हटा दिया है। आपको मालूम होगा CSEET जो आप पास करके आए हो उसका सिलेबस अब चेंज हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर 5 साल के अंदर सिलेबस चेंज हो जाता है। तो CSET का सिलेबस चेंज हो गया है, और CSET अब वैसा कर दिया है जैसा पहले CS फाउंडेशन हुआ करता था। हाँ, मैं CS फाउंडेशन क्लियर करके आया था 97 के अंदर। तब हमारे 4 पेपर होते थे 400 नंबर के, सब के सब डिस्क्रिप्टिव। अब CSET भी 400 नंबर का कर दिया है डिस्क्रिप्टिव, 300 नंबर का, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव। बट पता नहीं, मुझे लगता है अभी भी इन्होंने गलती की है कि जो लॉ का पेपर है उससे ऑब्जेक्टिव रखा है, जबकि लॉ का पेपर सबसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रखना जरूरी होता है। अकाउंट्स वापस आ गया है, CSET के अंदर 100 नंबर का अकाउंट होगा। लॉ तो है, मैनेजमेंट आ गया है। मतलब सिलेबस वो कर दिया जो पहले हुआ करता था। ये एक अच्छा स्टेप है ताकि वहीं से बच्चों को अच्छी आदत मिल जाए, है ना। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है अब CSET में, तो हमें अब सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ना है ना। फिर देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तुमको CSET में भी पूरा पढ़ाएंगे, यहां पर भी पूरा पढ़ना है। ये जितना तुमने CSET में पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ना है ना। फिर ये लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी हटा दिया है। इसमें 2 लॉ हुआ करते थे, रजिस्ट्रेशन एक्ट एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें 2 तरह के लॉ होते थे, रजिस्ट्रेशन एक्ट एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दोनों हटा दिए हैं, सिलेबस से ही हटा दिए हैं, है ना। फिर इंडियन स्टाम्प एक्ट भी हटा दिया है। दुनिया में तो है बट सिलेबस से हटा दिया है। फिर लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हटा दिया है। ये 4 तरह के एक्ट जो पहले हुआ करते थे, इन्हें सिलेबस से हटा दिया है। तो अब मुझे केवल कितने लॉ पढ़ने हैं? 14 लॉस पढ़ने हैं। उनमें से एक तो स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है? ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। एक स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है? इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। एंड एक है, या यूं कहें रिमेनिंग 12 लॉ जो हैं वो क्या हैं? हमारे जनरल लॉस, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। जिसके अंदर हम एक ओवरव्यू लें तो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यार कॉन्स्टी तो हमें CSET में भी पढ़ा दिया था, बट इंस्टीट्यूट वालों को लगता तुमको याद तो रहेगा नहीं पुरानी चीजें, तो ये वापस पढ़ा रहे हैं, और अब डिस्क्रिप्टिव है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। टॉट, ये वही टॉट है जो तुम CSET में पढ़कर आए हो, पूरा वापस पढ़ना है। CPC है, BNS है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है ना।
राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे आरटीआई कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये वही है जो तुम पढ़ के आए हो, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इस तरह से हमें ये 14 लॉज पढ़ने हैं जो किससे रिलेटेड है, जनरल लॉ है। तो पहले सिलेबस में कितने लॉ होते थे तो मेरे बच्चे 18 लॉ हुआ करते थे, उसमें से 4 दुनिया से नहीं हटाए हैं, वो लॉ अभी भी हैं, बट मेनली अब उन्हें मान के चलो फाइनल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जब आप सीएस प्रोफेशनल में पहुंचोगे तब तक नया सिलेबस आ चुका होगा सीएस प्रोफेशनल का, और उसमें इन लॉ को क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब जीआईजीएल का भी हमें पढ़ाने का अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए, जैसे अपन ने कंपनी लॉ के अंदर देखा था ना कि भाई कंपनी लॉ पढ़ाने का इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर यहां पर भी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव में हमें वही दिया है क्या, वर्किंग नॉलेज। अच्छा एक बात बताओ, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम क्या बनने वाले हैं, लॉ ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर, जिसका काम क्या रहेगा, जिस कंपनी के तुम सीएस हो उस पर जितने भी लॉ लग रहे हैं सारे लॉ के कंप्लायंस करने की तुम्हारी क्या बनेगी, ड्यूटी। इसलिए बेसिक नॉलेज तो हमें सारे लॉ का होना जरूरी है, जितने इंपॉर्टेंट लॉ हैं उन सबका बेसिक नॉलेज होना तो हमें जरूरी है। हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए कंपनी लॉ का, हमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए सीएमएसएल का, सिक्योरिटी मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का। बाकी सबका हमें क्या रिक्वायर्ड है बेटा, वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। हमें मालूम होना चाहिए कि भैया लॉ में क्या लिखा है, बेसिक चीज तो मालूम होना चाहिए। अब हमें सिविल लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी है, जबकि सिविल और क्रिमिनल लॉ का एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेरा ज्यादा लेना देना नहीं है। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ लॉयर्स का मेन फील्ड होता है, बट अगर कंपनी के अगेंस्ट समन इशू हुआ है, वारंट इशू हुआ है, तो भाई मुझे मालूम होना चाहिए ना कि समन क्या होता है, वारंट क्या होता है। मुझे जब ये ही नहीं मालूम बेसिक चीजें तो मैं कैसा लीगल ऑफिसर हूं यार। तो हमें पढ़ाया सब तरह का लॉ जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें सबकी होना चाहिए, बट एडवांस अंडरस्टैंडिंग चाहिए मुझे कंपनी लॉ की मेरे बच्चे, और चाहिए सीएमएसएल की, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ की, जो आपको सेकंड ग्रुप में क्लियर हुआ है। चल यहां तक अपन आज कंक्लूड कर रहे हैं, कल से अपन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपना पहला, और चैप्टर के साथ ही अपन पढ़ना चालू करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो, मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। तो अपन फर्स्ट ग्रुप का सेशन आज कंप्लीट करते हैं। बीच में जो तकलीफ आई उसके लिए माफी चाहूंगा, बट रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्नोलॉजी के फायदे हैं तो कभी कभी नुकसान भी होते हैं। चले कंक्लूड करें अपन। ओके, थैंक यू।
से को